Hello students, here I am with your next lecture on mathematical physics. Here we will do the concept of small angle approximations. Small angle approximations. Basically this is a concept of mathematics, but you will use this concept in physics. So whatever is the requirement of this concept in physics, I will try to explain it here. स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर एंगल्स बहुत स्मॉल हैं, स्मॉल कहने का मतलब दे आर लेस देन 10 डिग्री. इफ एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, then using this concept you can write sin theta is equivalent to theta. You can write tan theta equivalent to theta, and you can write cos theta equal to 1. Remember, this you can write only when you consider small angle approximations, means the angle which is given to you is very very small. So in physics, in some derivation and in some questions, in some numericals, what we will do is we will directly substitute sin theta equivalent to theta, tan theta equivalent to theta, cos theta equivalent to 1. So you should know the reason that how it comes. ये कैसे आता है, समझने की कोशिश करते हैं. Look, suppose अगर मैं ये सर्कल बनाऊं और मैं कहूं कि ये सेंटर है सर्कल का, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, वो A से मूव करके B पे पहुंच जाता है. ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है. O to A is also radius and O to B is also radius. What is AB here? AB is your length of arc. अगर तुम्हें एंगल वाला कॉन्सेप्ट याद हो, so I told you that angle is always length of arc upon radius. अच्छा, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ. इसे कुछ भी नाम दे देते हैं, ये परपेंडिकुलर. और ये जो एंगल बन रहा है, दिस इज योर एंगल थीटा. Now what I will do is, मैं इस एंगल को थोड़ा सा छोटा करता हूँ. देखते हैं जरा क्या होता है. ये वैसा ही रहा OA. ये एंगल को मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया OB. ये एंगल हो गया थीटा. You will find ये आर्क है और ये बन गया फिर से परपेंडिकुलर. मतलब तुम देख रहे हो, जब एंगल बड़ा था तो ये जो परपेंडिकुलर था ये कहीं सेंटर पे गिर रहा था. फिर मैंने एंगल को थोड़ा सा कम किया तो परपेंडिकुलर A की तरफ शिफ्ट हो गया. अब एंगल को अगर मैं और ज्यादा स्मॉल करूं, अगर मैं एंगल को और ज्यादा स्मॉल करूं, ये एंगल बन जाए अब थीटा. यू विल फाइंड ये आर्क और परपेंडिकुलर कॉन्साइड करने लगेंगे. ये एक दूसरे के ऊपर क्या करने लगेंगे, कॉन्साइड करने लगेंगे. अब ये है O, ये है A और ये है B. ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये अप्रॉक्सीमेटली परपेंडिकुलर है, या तुम कह सकते हो ये क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क. अब देखते हैं sin थीटा इक्वल टू थीटा कैसे आता है. नाउ यू ऑल नो दैट sin थीटा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इजंट इट. sin थीटा हमेशा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर. और थीटा का फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. ये थीटा का फॉर्मूला. देखें जरा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर यहां क्या बना, ये AB ही बना, और हाइपोटेन्यूज ये OB है. व्हाट इज दिस, दिस इज R. हाइपोटेन्यूज OB क्या बन गया, रेडियस R. देखो हाइपोटेन्यूज रेडियस ही है. इसी तरह थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क. लेंथ ऑफ आर्क और परपेंडिकुलर बोथ आर सेम, तो मैं लेंथ ऑफ आर्क की जगह परपेंडिकुलर लिख सकता हूं, और अपॉन क्या आ गया, रेडियस. तो देखो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस, एंड थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस. सो इन दोनों से कंक्लूड करके हम लिख सकते हैं sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा.
लेकिन ये सिर्फ तभी होगा व्हेन योर एंगल इज वेरी स्मॉल, लेस देन 10 डिग्री। इसकी पर्टिकुलर वैल्यूज भी हैं। साइन के लिए स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस 14 डिग्री तक ली जाती हैं, कॉस के लिए, टैन के लिए ये 10 डिग्री तक ली जाती है और कॉस के लिए ये 8 डिग्री तक ली जाती है। हम सम अप करके कह सकते हैं दैट ऑल आर अंडर 10 डिग्री। ये था। अब हम जरा टैन थीटा का कॉन्सेप्ट देखें। टैन थीटा, टैन यू नो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। नाउ tan थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो यही टर्म रहे। बेस, बेस भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस। देखो ये दोनों टर्म्स क्या रिप्रेजेंट कर रही थी यहां से? रेडियस। तो ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस। और थीटा लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस। तो देखो tan theta is perpendicular upon radius, theta is also perpendicular upon radius, so you can write tan theta is equivalent to what? Theta. मैं एक बार फिर ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली पीपल reach graduation level and every time they substitute this sin theta as theta, tan theta as theta, cos theta as 1, but they don't know the exact reason for this. Now let me explain it again. जैसे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशंस, मैंने कहा कि अगर एंगल बहुत स्मॉल होगा तो हम साइन थीटा को सिर्फ थीटा लिख सकते हैं, टैन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा को 1 लिख सकते हैं। कैसे? मैंने कहा लेट करते हैं, सर्कल है, ऑब्जेक्ट ए पे है, ए से मूव करके बी पे जाता है, ओ ए भी उसका रेडियस बन गया, ओ बी भी उसका रेडियस बन गया, जितना एंगल उसने मूव किया वो थीटा है। अब मूव किए हुए एंगल को अगर मैं कम करता हूं तो मैंने देखा जो परपेंडिकुलर है वो ए की तरफ शिफ्ट होता जाता है, और जैसे जैसे मैं एंगल और कम करता जाता हूं परपेंडिकुलर और लेंथ ऑफ आर्क एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करने लगते हैं, और ये दोनों साइड्स रेडियस को डिपिक्ट कर रही हैं, रेडियस बता रही हैं हम। तो हम इस सिचुएशन में पहुंचे। फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज किया, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिगर में देखा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन वाली फिगर में थीटा परपेंडिकुलर था, दिस ए बी, पी ही लिखा मैंने, और हाइपोटेन्यूज रेडियस को डिपिक्ट कर रहा था, तो परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस। फिर एंगल वाला फॉर्मूला लगाया, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है? परपेंडिकुलर के, अपॉन रेडियस। तो दोनों से साइन थीटा किसके इक्विवेलेंट आ गया? थीटा के। नाउ टैन थीटा, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, बेस इज रेडियस, थीटा लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन रेडियस, so tan थीटा इक्विवेलेंट टू थीटा। अब ये cos थीटा के लिए 1 क्यों आ रहा है, इसे भी चेक कर लेते हैं। Now you know that cos theta is always base upon hypotenuse, isn't it? Cos theta होता है base upon hypotenuse। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? Base, base in the figure is what? R, and hypotenuse OB is also what? R. You need to refer this figure. So cos theta is equal to 1R. जरा हम एंगल वाली डेफिनेशन को भी चेक करते हैं। थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, लेकिन ये यहां पे अब इक्विवेलेंट नहीं हो पा रहा है। लेंथ ऑफ आर्क इज व्हाट? परपेंडिकुलर, और रेडियस r है, सो यहां cos थीटा इक्विवेलेंट टू थीटा नहीं हो सकता। सो cos थीटा इज इक्विवेलेंट टू क्या आता है? 1। ये 3 टर्म्स तुम्हें याद रखनी है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई हैव केप्ट फॉर द लास्ट, you can only use these concepts when your angle theta is in radians. Angle theta radians में होना चाहिए, तभी ये concept तुम use कर सकते हो small angle approximations का। If the angle theta is not in radians, it is in degrees, then you need to convert that degree into radian. This concept is applicable only when your angle theta is in radians. Go through this concept. You have to remember basically these 3 things. For your knowledge that how we reach this conclusion, I have explained all this. Hope you have understood the concept. Pause the video, note down it, and then I will do certain questions based on this.
we'll do some questions based on the concept. Find the approximate values of sine 1 degree, tan 2 degree, cos 1 degree. Generally students, what they do is, since they have remember the formula that sine theta is equivalent to theta, tan theta is equivalent to theta, cos theta equals to 1. So they generally write sine 1 degree is equal to 1 degree, which is wrong. Because I have told you that for the concept of small angle approximations to be applicable, your angle should always be in radian. So let's do the first question. Sine 1 degree. सबसे पहले हम डिग्री को रेडियंस में चेंज करेंगे और उसके लिए we know that I gave you the concept that 2 pi radians is always equal to what? 360 degree. मैंने तुम्हें बताया था कि when I told you that ASTC rule, 2 pi radians is equal to what? 360 degree. तो यहाँ से जरा हम अब 1 डिग्री की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करना चाहें तो देखो पाई रेडियंस कितना हो जाएगा 180 डिग्री एंड 1 डिग्री विल बी पाई अपॉन 180 रेडियंस। ये आ गई हमारी 1 डिग्री की वैल्यू। इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो साइन 1 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई अपॉन 180, नाउ व्हिच is now equivalent to pi upon 180. ये हमारा आंसर है। So sin 1 degree using small angle approximations is not equal to 1 degree. You need to convert 1 degree into radians. So हमारे पास आया sin pi upon 180 radians. Now using that concept of sin theta equivalent to theta, so sin pi upon 180 is equal to pi upon 180. This is your answer. Okay. Moving on to second part, tan 2 degree. Here you can pause the video and do it yourself, and later on you can check the answer here. So you can write here 2 pi radians is equal to 360 degree. So pi radians हो गया 180 degree, तो 1 degree हो गया pi upon 180 radians. तो हमें कितना चाहिए 2 degree. 2 डिग्री विल बी पाई अपॉन 180 इंटू 2, तो कितना है पाई अपॉन 90 रेडियंस। तो डाल दो वैल्यू, tan 2 डिग्री की जगह पाई अपॉन 90, तो योर आंसर विल बी पाई अपॉन 90. दिस विल बी योर आंसर। एंड व्हाट विल बी द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट? cos 1 डिग्री, इट विल बी 1. Yes, cos theta is always equivalent to 1, but you need to convert it into radians. So you will write here cos pi upon 180, which will be equivalent to what? 1. Okay, this is how you will approach the concept of small angle approximations. And here you need to remember a note. The note is that the values of sin theta and cos theta, they always lie between -1 and 1. ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर देखोगे तो साइन और कॉस की जितनी भी वैल्यूज तुम्हें मिलेंगी, whether they are below 90, whether they are above 90, whether they are below 360 or anything else, you will always find the values of sine and cos lying between -1 and 1. चेक कर सकते हो। और tan की वैल्यूज -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, ठीक है। tan की वैल्यूज तुम +इंफिनिटी से -इंफिनिटी के बीच में फाइंड आउट करोगे, मिलेंगी तुम्हें। और sin और cos की वैल्यूज यू विल ऑलवेज गेट बिटवीन -1 and 1. Note down this concept, then I will do a certain small concept of maxima and minima. Then we will move on to the most important part of mathematical physics, that is calculus. Note down this. Now based on the notes which I gave you for the values of sine and cos and for the value of tan, question is find the maximum and minimum value of y is equal to 4 minus cos x. The equation which is given to us is
4 माइनस कॉस एक्स। वो कह रहा है y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब ये हम कैसे फाइंड आउट करें ना। फॉर y टू बी मैक्सिमम सिंस 4 इज अ कांस्टेंट, तो y की मैक्सिमम वैल्यू हमें तब मिलेगी जब cos x मिनिमम हो, क्योंकि अगर cos x की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वो 4 में से सब्ट्रैक्ट होगा और y की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम। तो फॉर फर्स्ट पार्ट, फॉर y to be maximum, your cos of x should be minimum. और cos की minimum value, I told you that the values of cos and sin they lie between -1 and 1. So cos की जो minimum value है वो कितनी है, -1. तो अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें 4 माइनस -1, तो y की जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट विल बी व्हाट, 5. ओके, दिस वाज फॉर मैक्सिमम. नाउ फॉर y टू बी मिनिमम, अगर y की वैल्यू को मिनिमम होना है तो क्या होगा, cos of x should be maximum. cos x क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए. Now what is the maximum value which cos can take, is your +1. substitute कर दो, y is equal to 4 minus 1. y की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 3. ठीक है. So here since it was 4 minus something, so for the maximum value of y, cos x should have minimum value, so we substituted it -1, and to have minimum value we substituted the value of cos x to be maximum and we got the answer. So depending upon what is given, here it is minus sign or plus sign, you have to evaluate the question. This is how you can find the maxima and minimum, maximum and minimum values. Pause the video, note down this. After this, we'll start calculus. Now we have to start calculus, and you cannot have command in physics if you do not have proper understanding of calculus. बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आसान हैं, ध्यान से समझना है, 2-3 दिन रिवाइज करना है, बार बार वीडियो को बार बार देखना है, कॉन्सेप्ट्स को लिख के याद करना है, फॉर्मूलाज को लिख के याद करना है. एक बार जब इस पे कमांड आ गई देन यू विल फाइंड फिजिक्स टू बी वेरी वेरी इजी. ओके, नाउ बिफोर डूइंग कैलकुलस वी नीड टू अंडरस्टैंड अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड लिमिट of a function. Limit of a function. Those who will have maths as their subject, they will study this in maths. They have a separate chapter, limits and continuity. यहाँ मैं जितना फिजिक्स में यूज होगा उतना ही कॉन्सेप्ट लूँगा. सपोज हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन है x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2. अगर मैं कहता हूँ इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो तुम x को पुट करते जाओ, यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन. x को 1 पुट करोगे यू विल गेट एन आंसर, x को 3 पुट करोगे यू विल गेट एन आंसर, 4, 5 सो ऑन. बट अगर तुम x को 2 पुट करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी. सपोज मैं x को 2 पुट कर रहा हूँ, पुट x इक्वल टू 2, सो व्हाट यू विल गेट इज 4 - 4 over 2 - 2. ये क्या आया, 0/0. मैथमेटिक्स कहता है, फिजिक्स कहती है, there is no term like 0/0. This is indeterminate term or not defined term. We all know that 0 divided by 1 is 0, 1 divided by 0 is infinity, but 0 divided by 0 is nothing. So what to do to escape from such a situation? This function is defined for all values of x except what, 2. ये function x की सभी वैल्यूज के लिए हमें आंसर देगा, सिर्फ एक वैल्यू को छोड़ के, और वो वैल्यू क्या है,
x इक्वल टू 2, क्योंकि जब मैं x को 2 सब्सटीट्यूट करता हूं तो मेरे पास 0/0 फॉर्म आती है जो डिफाइंड नहीं है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या किया जाता है, इसे कुछ ऐसे लिखा जाता है, इसे लिखा जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x square minus 4 over x minus 2 will give us certain answer। अब समझने वाली बात ये है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये फंक्शन मुझे आंसर तब देगा जब मेरी वैल्यू या तो x की वैल्यू या तो 2 से थोड़ी सी ज्यादा हो, 2.0001 हो, या 2 से थोड़ी सी कम हो, 1.9999 हो, तभी यहां पे मैं आंसर ला सकता हूं, अदरवाइज x इक्वल टू 2 के लिए मैं आंसर नहीं ला सकता। तो इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए लिखा जाता है दैट दिस फंक्शन विल गिव यू एवरी पॉसिबल वैल्यू फॉर x एक्सेप्ट x इक्वल टू 2, और 2 के लिए तुम्हें क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, कि x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 नहीं है, या तो 2 से थोड़ी सी कम है या 2 से थोड़ी सी ज्यादा है, तभी हमें क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट कैलकुलस में यूज होगा, मैं वहां भी इसे समझाऊंगा। होप यू हैव गॉट दिस कॉन्सेप्ट। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू कैलकुलस। कैलकुलस, देखो कैलकुलस क्या है। कैलकुलस बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ चेंज। कैलकुलस से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, रेट ऑफ change। Calculus, it is used for finding rate of change। अभी तक ही हम फाइंड करते आए हैं, लेकिन अब थोड़ा हायर लेवल पे फाइंड करेंगे। If somebody among you is interested in cricket, then you might have noted that whenever a team starts chasing, सपोज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने 300 का टारगेट सेट किया इंडिया के लिए, और इंडियन बैट्समैन चेज करने के लिए गए, तो अभी कोई भी बॉल नहीं की गई होती है, वहां स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स में दैट इंडिया रिक्वायर्स 6 रन्स पर ओवर इफ इट इज अ 50 ओवर मैच, कि इंडिया को 50 ओवरों में हर ओवर में 6 रन बनाने हैं, तब इंडिया ये मैच जीत सके। फिर अगर इंडियन टीम थोड़ा सा स्लो खेलती है तो वो रन रेट बढ़ जाता है, इंडियन टीम अगर तेजी से खेलती है तो रन रेट कम हो जाता है। सो हैव यू एवर गिवन इट अ थॉट दैट हाउ दे आर कैलकुलेटिंग दिस? व्हाट दे आर डूइंग बेसिकली इज दे आर कैलकुलेटिंग रेट ऑफ चेंज। वो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, रेट ऑफ चेंज, बैट्समैन किस गति से रन बना रहा है और बॉल्स कितनी कंज्यूम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली। So, इन सारे कॉन्सेप्ट्स में हम क्या यूज करते हैं, कैलकुलस। आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। इफ यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी, व्हाट यू डू, you find rate of, definition of velocity itself is rate of change of displacement with respect to time gives us velocity. Acceleration, rate of change of velocity with respect to time gives us acceleration। तो ये velocity acceleration तो हम find करते आ रहे हैं, ठीक है। ये हम सारा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, with the help of calculus। So calculus is used for finding rate of change। rate of change किसका, of a dependent variable with respect to independent variable। and I hope you remember we denoted dependent variable with y and independent variable with x। when I taught you this chapter, this topic, I rather told you that there is no hard and fast rule, but most of the books they assume that y is your dependent variable and x is your independent variable। So what is calculus? Calculus is a mean of calculating rate of change of a dependent variable with respect to independent variable। Okay, now rate of change is also of two types। ये जो rate of change है ये भी दो प्रकार का है। rate of change is of two types। one is average rate of change
I could also have given you the direct formulas for this differentiation. डेरिवेटिव फाइंड करने के मैं तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी दे सकता था, तुम उसे क्रैम करते क्वेश्चंस निकलना शुरू हो जाते. बट द प्रॉब्लम इज दैट most of the students, after having all the knowledge of this differentiation and integration and calculus, they don't know exactly that what calculus is. हम क्यों इसे फाइंड करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं. तो आई एम गिविंग यू द होल कॉन्सेप्ट. Calculus is used for finding rate of change. Rate of change, I told you, is of two types. One is average rate of change. Second is instantaneous rate of change. Instantaneous rate of change. ठीक है. Rate of change भी दो प्रकार के होते हैं. एक average rate of change. Average rate of change को denote किया जाता है by delta y upon delta x. Delta, a triangle symbol. Delta y upon delta x. और instantaneous change को denote किया जाता है dy upon dx. ठीक है. Rate of change दो प्रकार की हैं, average rate of change और instantaneous rate of change. Average rate of change को delta y upon delta x द्वारा denote किया जाता है और instantaneous rate of change को dy upon dx द्वारा डिनोट किया जाता है. इसे नोट डाउन कीजिए by pausing the video. Then I will draw some part of the board to move further. I hope you have now noted this. So, average rate of change and instantaneous rate of change. Average rate of change denoted by delta y upon delta x. Instantaneous rate of change dy upon dx, where y is your dependent variable and x is your independent variable. Got it? Now, let me give you an example that when average rate of change is used and when instantaneous rate of change is used. Now look, with time, and let me clear one thing here. When I gave you an equation like this, x plus 1, so y कौन सा वेरिएबल था? डिपेंडेंट. और x कौन सा था? इंडिपेंडेंट. अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे लिखूं t plus 1, तो कंफ्यूज नहीं होना है. x क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल. और t कौन सा हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, कॉमन सेंस की बात है. नाउ टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, रुकता नहीं है, हमेशा चलेगा. टाइम के साथ साथ क्या चेंज करता है? टाइम के साथ साथ बहुत सारी चीजें चेंज करती हैं. हम अपनी एग्जांपल लेते हैं. टाइम के साथ साथ हमारी हाइट चेंज करती है. टाइम के साथ साथ हमारी क्लास चेंज करती है. व्हेन यू वर बोर्न यू वर ऑफ दिस साइज, then you were in, after getting to 6 years you went for rather 4 years you went for junior kg, nursery, junior kg, upper kg, first, second, third. Now you are in class 11. So this all changes with what? Time. With time your knowledge also changes. हो सकता है कोई बच्चा 6th क्लास में बहुत डल था लेकिन 11th में आके अब वो बहुत फास्ट हो गया क्योंकि उसने अपने नॉलेज में बढ़ोतरी की है. So my main motive of saying this is that with time height changes, class changes, knowledge changes. ठीक है. अब एवरेज रेट ऑफ चेंज वहां लिया जाता है जहां पर जो टाइम इंटरवल है वो लॉन्ग हो. टाइम इंटरवल क्या हो? लॉन्ग हो. एवरेज रेट ऑफ चेंज, इफ यू राइट इट, अभी यहाँ पे हम चलो हाई टाइम के साथ कर रहे हैं तो मैं del y upon del t लिख लेता हूँ. ठीक है. एवरेज रेट ऑफ चेंज del y upon del t तब निकाला जाता है जब टाइम इंटरवल क्या हो? लंबा. मैं एग्जांपल दूंगा इसकी. ठीक है. यहां हम ये देखते हैं that how
how long changes in time affected y. यहां पे क्या हम देखते हैं, यहां हम देखते हैं that how your long changes affected y. ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं, एवरेज रेट ऑफ चेंज del y अपॉन del t, या और तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो del y अपॉन del x। ये तब लिया जाता है जब टाइम इंटरवल लंबा हो, और इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं दैट हाउ लॉन्ग चेंजेस इन टाइम, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम दिया है, या फिर हाउ लॉन्ग चेंजेस इन x अफेक्ट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, ये तब लिया जाता है जब हम क्या फाइंड करते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कब लिया जाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मैं एग्जांपल के साथ ये बिल्कुल क्लियर करूंगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज dy अपॉन dt या dy अपॉन dx, वो डिपेंड करेगा तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। अगर उसने क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x दिया है तो तुम dy अपॉन dx लिखोगे, अगर उसने इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम दिया है तो तुम dy अपॉन dt लिखोगे। सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज dy अपॉन dt या dy अपॉन dx तब लिया जाता है जब टाइम इंटरवल इज स्मॉल, जब टाइम इंटरवल क्या हो, स्मॉल हो। इसमें हम क्या देखते हैं, हाउ स्मॉल चेंज इन t अफेक्ट्स y। इसमें हम देखते हैं कि हाउ स्मॉल चेंज इन t अफेक्ट्स y। ठीक है, इसे पॉज करके नोट डाउन कीजिए। फिर ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या हैं, ये मैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल क्लियर करता हूं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या है। Now, I will give you an example. Let me remind you once again. Calculus is used for finding rate of change. Rate of change is of two types: average rate of change and instantaneous rate of change. Average rate of change is used for longer intervals. Instantaneous rate of change is used for small intervals. Now, average rate of change is denoted by del y upon del x. Instantaneous rate of change is denoted by dy upon dx. Now let me give you an example. I will take your example. Suppose you celebrated your 15th birthday. तुमने अपना 15th birthday मनाया रात को 12 बजे, और अपनी हाइट को नोट किया कि भाई 15th birthday है, मैं रात को 12 बजे देख रहा हूँ कि मेरी हाइट कितनी है। ठीक है, तुमने नोट डाउन कर लिया। फिर एक साल बाद तुम्हारा कौन सा बर्थडे आया, तुम्हारा 16th बर्थडे आया। तुमने दोबारा अपनी हाइट को नोट डाउन किया और तुमने देखा 12 सेंटीमीटर तुम्हारी हाइट बढ़ी एक साल में। ठीक है, तुमने यू सेलिब्रेटेड योर 15th बर्थडे, यू नोट डाउन योर हाइट, when you then after a year you celebrated your 16th birthday at 12 in the midnight, you note down your height, और तुमने देखा कि 15वें और 16वें बर्थडे के इन बिटवीन एक साल में तुम्हारी हाइट कितनी बढ़ी है, 12 सेंटीमीटर पर ईयर। ये जो 12 सेंटीमीटर पर ईयर बढ़ी, ईयर एक साल में 12 सेंटीमीटर, ईयर इज अ लॉन्गर इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज योर एवरेज रेट ऑफ चेंज। ये तुम्हारा क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। और इसे मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी लिखूंगा। कॉमन सेंस यूज करना है भाई। इस बार हम हाइट को टाइम के रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं, तो हाइट हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और टाइम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सो कैलकुलस क्या था, टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल हाइट with respect to independent variable that is time. So 12 सेंटीमीटर हाइट एक साल में बढ़ी,
ये हमारा एवरेज रेट ऑफ चेंज है और इसे मैं डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी लिखूंगा, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स लिखा जाता है, ठीक है। अब अगर तुम यहां से जनरलाइज करो तो क्या तुम ये बोल सकते हो कि तुम्हारी हाइट एक महीने में 1 सेंटीमीटर बढ़ी, क्योंकि एक साल में 12 महीने हैं, और अगर 12 सेंटीमीटर हाइट एक साल में बढ़ी है तो इसका मतलब एक महीने में अप्रोक्सीमेटली कितनी बढ़ी, 1 सेंटीमीटर पर मंथ। अब तुम इससे भी ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स चाहते हो, तुम ये देखना चाहते हो एक दिन में मेरी हाइट कितनी बढ़ी। सो कितनी होगी, एक महीने में अगर हम 30 डेज लेके चलें, सो 1/30 सेंटीमीटर पर डे। पहले हमारे पास साल की इंफॉर्मेशन थी, एवरेज था, मैं उसे महीने में लाया, अब दिन में लाया। अब अगर तुम ये देखना चाहो कि एक सेकंड में मेरी हाइट कितनी बढ़ी, मतलब 15th बर्थडे रात को 12 बजे मेरी कुछ हाइट थी और 12 बज के जब 1 सेकंड हुआ तो मेरी हाइट कितनी इंक्रीज हो गई। इसे कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है, बट दिस कैलकुलस मेथड gives us the scope to calculate even the increase in your height in 1 second. देखो ये हो जाएगा 1/30 into 1 day 24 hours, 1 hour 60 minutes, 1 minute 60 seconds। तुम्हारी हाइट इतनी बड़ी एक सेकंड में, एक सेकंड, दिस इज अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो बच्चों ये जो वैल्यू है ये dh अपॉन dt है, ये क्या है, ये है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। हम स्टार्ट हुए थे एवरेज रेट ऑफ चेंज से और मैंने देखा कि जैसे जैसे मैं टाइम इंटरवल को छोटा करता गया मुझे किसकी वैल्यू मिल रही है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मुझे किसकी वैल्यू मिल रही है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यही मैंने बताया था, एवरेज रेट ऑफ चेंजेस फॉर लॉन्गर इंटरवल्स एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंजेस फॉर स्मॉल इंटरवल्स। और इस एग्जांपल के बेसिस पे मैं ये लिख सकता हूं, एंड यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द बुक्स वो ये लिखती हैं, वो लिखती हैं लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल y अपॉन, मैं पहले इस एग्जांपल का लिख के बताता हूं, डेल h अपॉन डेल t इज इक्वल टू dh अपॉन dt। यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द बुक्स दे विल राइट लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल h अपॉन डेल t इज इक्वल टू dh अपॉन dt। अब ये कैसे आया, बिल्कुल आसान है। डेल h अपॉन डेल t क्या था, एवरेज रेट ऑफ चेंज, और जैसे जैसे मैं टाइम इंटरवल को स्मॉल करता गया, ईयर से मंथ, मंथ से डे, डे से सेकेंड, मुझे किसकी वैल्यू मिलती गई, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो ये कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल स्मॉल होता जाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो हमें किसकी वैल्यू देगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की। इन जनरल यू विल फाइंड, ऐसे लिखा जाता है कॉन्सेप्ट को, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू dy अपॉन dx। ये कैसे आया, क्यों लिखा जाता है, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव द आंसर। नाउ आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल। जैसे जैसे टाइम इंटरवल को छोटा किया मुझे किसकी वैल्यू मिली, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की, dh अपॉन dt या फिर dy अपॉन dx। तो जैसे जैसे इंटरवल छोटा होता जाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज हमेशा हमें किसकी वैल्यू देता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की वैल्यू देता है। वीडियो को नोट डाउन कीजिए, सॉरी पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, रिवाइंड कीजिए, इसे बार बार देखिए और एग्जाम्पल को समझने की कोशिश कीजिए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स वी कैन कम्युनिकेट ऑन द व्हाट्सएप group, but this is the concept and I don't think that this concept will be asked to you in the examination. There will be questions based on the concept. उस concept कोई नहीं पूछेगा, but you need to have the understanding of this concept. This is very important. Note down this, then we will move further.
नाउ कैलकुलस हमने पढ़ा, इट इज यूज्ड टू फाइंड रेट ऑफ चेंज। कैलकुलस दो कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करते हैं इसे। वन इज डिफरेंशिएशन, सेकेंड इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम करेंगे आफ्टर डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हम उठाएंगे टॉपिक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कैलकुलस का वो पार्ट है जिससे हमें डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन मिलती है। इसका वाइस वर्सा इंटीग्रेशन में किया जाएगा। सो डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? Differentiation is a phenomena of finding the differential coefficient or derivative. Differential coefficient या derivative को find करना। Derivative हमारा होता है dy upon dx. So differentiation is the phenomena of finding differential coefficient or derivative of a dependent variable with respect to independent variable. I am writing the definition. Differentiation, it is the phenomena of finding the differential coefficient और उसे हम डेरिवेटिव भी कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ डिपेंडेंट variable with respect to independent variable. मतलब डिफरेंशिएशन क्या है? This is basically to find dy upon dx, where y is the dependent variable and x is your independent variable. So differentiation is the phenomena of finding the differential coefficient or derivative of a dependent variable with respect to independent variable. ठीक है, ये है डिफरेंशिएशन। इसमें हम कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे आज। कुछ पहले 3-4 फॉर्मूलाज मैं दे रहा हूँ, रेस्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ। इसमें पहला फॉर्मूला है d by dx ऑफ अ कांस्टेंट हमेशा 0 होता है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज व्हाट? 0। मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि अगर तुमसे कहा जाता है d by dx ऑफ 3 फाइंड करो, क्या 3 के साथ कोई वेरिएबल अटैच्ड है? x, y, z कुछ भी नहीं है, तो आंसर विल ऑलवेज बी 0। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है, d by dx of a constant is 0। नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके, then I will rub it. Now second formula, d by dx of constant multiplied by a variable। पहला था अगर कांस्टेंट अकेला हो तो आंसर क्या आएगा? 0। लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल भी हो तो हम लिखते हैं कांस्टेंट को बाहर ले आते हैं और d by dx ऑफ क्या लेते हैं? वेरिएबल। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज तुम्हारे पास है d by dx ऑफ 3x स्क्वायर। क्या यहाँ कांस्टेंट अकेला है? नहीं, इट इज अटैच्ड विद अ वेरिएबल। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब कांस्टेंट को हमेशा कहां ले जाना है? बाहर। अब ये d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, ये नेक्स्ट फॉर्मूला क्लियर करेगा। तो दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू d बाई डी एक्स ऑफ वेरिएबल। d बाई डी एक्स क्या फाइंड कर रहे हैं? रेट ऑफ चेंज।
देन थर्ड d by dx of x raised to power n, ये अगर हो, इस फॉर्म का अगर कोई क्वेश्चन हो तो इसे लिखते हैं nx की पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये याद करने पड़ेंगे एंड दीज फॉर्मूलाज हैव अ मैथमेटिकल प्रूफ। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इसका प्रूफ करते हैं। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस टू प्रूव देम, बट whosoever wants to prove, wants the proof, I can solve it for them. So d by dx of x की पावर n होगा तो उसे लिखना है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ n को छोड़ के जो x बचा। एग्जाम्पल सपोज है d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर। मैं ऊपर वाली एग्जाम्पल ही ले रहा हूं दोबारा, इसमें सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्मूलाज यूज होंगे। देखो 3x स्क्वायर कांस्टेंट विद अ वेरिएबल, सबसे पहले कांस्टेंट को कहां लाना है, बाहर। 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, यहां तक। अब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को कैसे सॉल्व करना है, देखिए ये आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 हमने बाहर लिया, d बाई डी एक्स ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n। फॉर्मूला कहता है, और इसे कंपेयर करो, d बाई डी एक्स x की पावर n, x की पावर 2, n की जगह क्या है 2, तो लगाओ ये फॉर्मूला, क्या आ जाएगा nx की पावर n माइनस 1 मतलब 2x की पावर 2 माइनस 1 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ, पावर को छोड़ के क्या बचा, सिर्फ x। 3 तो पहले ही बाहर जा चुका है। देखो अगर पावर को छोड़ दिया तो क्या बचा, x। यहां भी n को पहले कर दिया था, फिर n को छोड़ के क्या बचा था, x। d बाई डी एक्स ऑफ x, ये हमेशा 1 होता है, तो क्या आया 3 2 6, x is your answer. So rate of change of 3x square is 6x। इस तरह से इन्हें हमने सॉल्व करना है। ये 3 फॉर्मूलाज मैं तुम्हें दे रहा हूं, एक और दे दूं, चलो लेट मी गिव यू वन मोर। फोर्थ फॉर्मूला d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b की पावर n, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स। a और b यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। I hope you have noted down this. You can pause the video and note it down. Now, अगर कोई टर्म तुम्हारे पास इस फॉर्म की आ जाए, d by dx of ax plus b की पावर n, where a and b are constants, तो इसे कैसे लिखा जाता है बच्चों, इसे लिखा जाता है सबसे पहले n, ax की पावर n, इस पूरे को x मानते हैं और इसे n, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, isn't it? x की पावर n, तो इस पूरे को x मान लेते हैं, तो फॉर्मूला क्या कहता है, n इंटू x, x ये पूरा, ax प्लस b की पावर n माइनस 1 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ, पावर को छोड़ के जो बच गया, पावर को क्या छोड़ा, ये छोड़ा, बचा क्या, ax प्लस, इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कांस्टेंट्स का क्या करना है तुम्हें पता है, अगर कांस्टेंट अलोन हो तो 0, कांस्टेंट विद अ वेरिएबल हो तो इस तरह से डील करना है। यू विल फाइंड सम बुक्स might have written a different formula for this, but their formula will fail certain times, but this is universally applicable formula, this will never fail. So you try to solve the numericals using this formula. Let me give you an example. Suppose तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है, find rate of change of 2x plus 3 का क्यूब, 2x plus 3 का क्यूब इस फॉर्म में है। अगर इस फॉर्म में नहीं भी हो, यहां भी x की कुछ पावर हो, तब भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। वो नहीं होगा जो बुक्स में दिया है, यहाँ x की पावर 3 दे दे, -3 दे दे, 10 दे दे, 20 दे दे, -100 दे दे, तब भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अभी तो मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 का होल क्यूब फाइंड करना है। क्या करें, देखो फॉर्मूला, n इंटू दिस, n की जगह क्या 3, ये पूरा
पावर n माइनस वन मतलब 3 माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ पावर छोड़ के जो बच गया, क्या बचा 2x प्लस 3। मैं जरा इसे यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व, सॉरी आई एम अगेन सेइंग दैट this is just a stopgap arrangement. I'm in my lobby and doing all this, so hope you understand. So अब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ गया 3 इंटू 2x प्लस 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट्स खोल दो, क्या आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3, यही आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। What is d by dx of 3? क्या 3 के साथ कोई वेरिएबल है? नहीं है, तो ये क्या हो गया 0। और यहां से 2x है, कांस्टेंट विद अ वेरिएबल, कांस्टेंट बाहर आया, 3 इंटू 2x प्लस 3 का स्क्वायर, होप द बोर्ड इज विजिबल, इंटू 2 बाहर निकाल लो, पीछे रह गया d by dx of x, ये कितना होता है 1, 2 इंटू 1 कितना हो गया 2, 3 2 जा 6 into 2x plus 3 का whole square is your answer. No need of further solving this because हम सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करना, डिफरेंशिएट करना सीख रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी है, ठीक है। सो यू गो थ्रू दीज एग्जांपल्स, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल लगेगा इनिशियली, with practice you will find, you will get the command on this and you will find it to be very easy. After this you will find physics to be very easy. This is the last topic which you will find a bit new to you, bit complicated to you, but if you will work hard on it, you will have command in physics in the coming topics. Differentiation है, इसके बाद integration है, उसके बाद physics बहुत आसान लगेगी तुम्हें, ठीक है। You note down this, then based on these 4 formulas, I will give you certain questions for homework. You pause the video and note down this. Now based on the 4 formulas which we have done, here are 2 questions for you for practice. Do try them. Pause the video, note down the questions and then try them. And after that you can check the answers. I am giving the answers here. If you find any sort of difficulty which you are bound to find, don't hesitate to ask in the response group. I will try to clear every query of you. Okay? So that's for the today's lecture. In the next lecture we will do some more formulas for differentiation and questions based on that. Till then, stay safe, stay home. जान है तो जहान।